अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हम जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है वही टॉपिक जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन काइनेटिक्स तो बेसिकली ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ हम किसी हद तक इसमें मैकेनिज़्म को भी स्टडी करते हैं। एक तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर लें, mechanism of reaction, factor that affect the chemical reaction और rate of reaction। अब ये जो rate of reaction है ये speed of reaction को बोलते हैं। ये आगे हम जाके थोड़ा इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स जो होती है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि वो वाली केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन केमिकल रिएक्शन जो है वो किस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, सरफेस एरिया का इफ़ेक्ट करता है, उसके अलावा जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो मुख्तलिफ पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर एक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट डिपेंड करता है। तो इसमें हम उन फैक्टर को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम जो है ना मैकेनिज़्म के बारे में भी स्टडी करते हैं। मैकेनिज़्म को इसलिए स्टडी करते हैं, बेसिकली ये जो केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स है इसमें हम ओवरऑल जो हमारा मेन फोकस होता है वो इस स्टेप को फाइंड आउट करना होता है। ये स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नो डाउट मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होते हैं जो कि वन स्टेप होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो उनमें से हमने स्लोएस्ट स्टेप वाला जो है ना रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप फाइंड आउट करना होता है जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। अभी ये जो स्टेप होता है ये पूरे के पूरे रेट को कंट्रोल करता है, पूरे के पूरे रेट को कंट्रोल करता है। अब अगर हमें ये वाला स्टेप किसी रिएक्शन में हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं तो इट्स सिंपल मीन कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, चूँकि इसी स्टेप ने जो है ना पूरे के पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना होता है। तो जब ये फाइंड आउट हम कर लेंगे तो इसी के ऊपर हम फिर देन फर्दर चीज़ें स्टडी करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर स्टडी कर रहे हैं। तो अब बेसिकली पर्पस क्या है, स्लोएस्ट स्टेप को फाइंड आउट करना। हमारा मकसद ये होता है कि हम स्लोएस्ट स्टेप फाइंड आउट करें, और चूँकि हम अपने रिएक्शन करते हैं इंडस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन होते हैं तो किस पर्पज़ के लिए होते हैं, हमारा पर्पज़ सिंपल होता है कि हमने मुख्तलिफ़ केमिकल बनाने होते हैं, हमने प्रोडक्ट हासिल करनी होती हैं। तो उन प्रोडक्ट को हमारी कोशिश होती है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकें उनको। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन कि हम थोड़े से पैसे खर्च करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। तो ये हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हम अपने केमिकल रिएक्शन को इकोनॉमिकली बेटर बना सकें, मतलब थोड़े से पैसे खर्चें और बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। ये हमारा मकसद होता है केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने का। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक्चुअली अगर हम सिंपल अल्फाज में मैं बोलूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये वो वाली स्पीड होती है जिसके थ्रू एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, मीन आगे बढ़ता है। तो अगर हम इसको रिएक्टेंट की टर्म में बयान करें, रिएक्टेंट्स की टर्म में इसको बयान करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अब जब भी रेट का नाम आपके जहन में आए ना, तो उस वक्त ऑब्वियसली बात है कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू टाइम, कोई चीज़ टाइम के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। तो टाइम के लिहाज से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि सम टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है तो बैकवर्ड भी आ सकता है। तो जब बैकवर्ड आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही होंगे। तो डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट हो और वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हम ए की जो कंसंट्रेशन होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका रेट लिखूँ तो चेंज इन ए मतलब रिएक्टेंट ए है ना हमारा, तो यहाँ पे ए में चेंज, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं। डेल्टा मीन चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी, किसी टाइम के दौरान जो चेंज आई है इस ए कंसंट्रेशन में, ए की कंसंट्रेशन में, उसी को हम बोलते हैं ए का रेट। इसी तरह का अगर हमने बी का रेट लिखना हो तो सिंपल उसी तरीके से चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टाइम के लिहाज से बी में चेंज जो होगी उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बी का नाम दे देंगे, मतलब चेंज इन बी और चेंज इन ए। तो ये सिंपल चीज़ है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस मीन जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, जो केमिकली चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, और उसको अगर हम उसके टाइम के साथ उसको लिख दें कि कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो यही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि जो कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन होता है मोल पर यूनिट एरिया, मतलब सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। जो मोल होते हैं या कंसंट्रेशन मोल होते हैं किसी चीज़ के भी, पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके यूनिट आ जाएंगे। अब ये वाले जो यूनिट हैं ये दो उस वक्त होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड हो या हमारे पास हमारा रिएक्टेंट लिक्विड हो, तो इन दो केसेस में जो यूनिट होंगे रेट के, इस रेट के जो यूनिट होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी चेंजिंग होती है, चेंजिंग किस में, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस में हो, वो गैस फेज़ में हो, तो उस वक्त हम कंसंट्रेशन के यूनिट चेंज कर लेंगे। कंसंट्रेशन की जगह पे हम प्रेशर के यूनिट इस्तेमाल करेंगे, और प्रेशर का यूनिट अब यहाँ पे अगर मैं रेट लिखता हूँ किसी गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए, तो रेट इज़ इक्वल टू, चूँकि कंसंट्रेशन की जगह पे हमने प्रेशर को लिखना है, तो प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स पास्कल, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनटू पर मीटर स्क्वायर, और टाइम का अगेन सेकंड, तो ये सिंपली न्यूटन इनटू पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस केस में ये वाले यूनिट हो जाएंगे रेट के, अगर हमारी रिएक्टेंट गैसियस फेज में हो। तो लेट्स से अगर अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो बी में कन्वर्ट हुआ है, तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन होगी मैक्सिमम होगी स्टार्ट के ऊपर। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो ए की होगी, और ये स्टार्ट पे जो बी होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि बी प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे बी जो है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमें पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, जब टाइम ज़ीरो होता है तो प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि ए अभी कन्वर्ट ही नहीं हुआ बी में।
तो बी उस वक्त मैक्सिमम होगा। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा, इनिशियली तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा, और हमें ये जो ग्राफ की लाइन है ये तेज़ी के साथ कर्वेचर हमें जो है ना इसका ऑब्ज़र्व होगा। इसका मतलब है कि स्टार्ट के ऊपर रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि ए की कंसंट्रेशन उस वक्त ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जब ज़्यादा होगी तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ए जो है ना बी में कन्वर्ट होगा। तो उतनी ही जितनी जल्दी रिएक्शन ए जो चीज़ है रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होगा, उतनी ही स्पीड के साथ बी बनेगा। तो जब ये वाली लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट या उस वक्त रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो दैट्स एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हर वक्त चेंज होता रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ एवर चेंजिंग मोमेंट। इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना हर वक्त चेंज होता है। क्यों? कि हर वक्त जो ए रिएक्टेंट होगा हमारे पास वो बी में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं कि एवर चेंजिंग पैरामीटर है, एवर चेंजिंग मोमेंट है, मतलब एक ऑलवेज लगातार, क्योंकि टाइम के लिहाज से है ना चेंज। तो जब टाइम नहीं रुकता तो इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी जो कंसंट्रेशन हमने ली हुई है वो कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। तो सिंपल यही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो इनिशियली स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन लास्ट पे जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं कि एज द रिएक्शन प्रोसीड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाले जो छोटा सा बॉक्स मैंने ऐड किया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे, एक तो एवर चेंजिंग पैरामीटर है नंबर 1, और नंबर 2 जो है ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, स्टार्ट पे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये एवर चेंजिंग पैरामीटर है। उसके बाद 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं हम